हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और सभी प्रश्न भारतीय चित्रकला से संबंधित रहेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा भी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं। आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का कोई भी पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई डाउट्स हैं तो वहीं पर क्लियर किए जाएंगे, इसलिए जल्दी से सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। और दोस्तों, सभी लोग लास्ट में हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ऑप्शन है इसके ए विलियम फॉकनर, बी बाड्रिक, सी पिगाट, डी लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बाड्रिक। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन हैं, बाड्रिक हैं और इस पुस्तक का समय है 1958। एक और पुस्तक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसके लेखक कौन हैं, स्टुअर्ट पिगाट। और पंचानन मित्र ने भी इसी नाम से पुस्तक लिखी है, यानी कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से दो लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, पंचानन मित्र ने और स्टुअर्ट पिगाट ने। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्री हिस्टोरिक इंडिया और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में थोड़ा सा ही अंतर है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, मंगोल वंश का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। मंगोल वंश का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है इसके ए मुंतखब उत तवारीख, बी जमी उत तवारीख, सी शाहनामा, डी तारीख अल्फी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जमी उत तवारीख। जमी उत तवारीख नामक ग्रंथ में मंगोल वंश का इतिहास मिलता है और मुंतखब उत तवारीख में हिंदुस्तान का आम इतिहास है। शाहनामा में ईरानी राजाओं का इतिहास है और जो लास्ट में है तारीख अल्फी, इसमें दुनिया का इतिहास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। ऑप्शन है इसके ए सिंघारिया, बी चंदौली, सी लिखुनिया, डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लिखुनिया। लिखुनिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है और यह गरई नदी के किनारे स्थित है। लिखुनिया नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रसिद्ध पुस्तक डांस ऑफ शिवा के लेखक हैं। प्रसिद्ध पुस्तक डांस ऑफ शिवा के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए के स्वामी, बी ईवी हैवन, सी मनोहर कौल, डी डी.एच. गार्डन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए के स्वामी। डांस ऑफ शिवा पुस्तक किसकी है, ए के स्वामी की है। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है राजपूत पेंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये श्रीलंका के रहने वाले थे, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, खिड़कीदार पगड़ी किसके समय की है। खिड़कीदार पगड़ी किसके समय की है। ऑप्शन यहाँ पर ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। खिड़कीदार पगड़ी का जो अंकन है वो जहांगीर के समय में हुआ है। अकबर के काल में अटपटी पगड़ी बनाई जाती थी और शाहजहां के काल में छज्जेदार पगड़ी बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, सांभर का आखेट दृश्य किस प्रागैतिहासिक कालीन गुफा से प्राप्त हुआ। सांभर का आखेट दृश्य किस प्रागैतिहासिक कालीन गुफा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन यहाँ पर ए इमली खो, बी महादेव बाजार, सी लश्करिया, डी जम्बू द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इमली खो। ध्यान रखिएगा, सांभर का आखेट दृश्य कहाँ से मिला है, इमली खो गुफा से। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो इमली खो स्थान है ये पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आता है। पंचमढ़ी की खोज
G.R. हंटर ने की थी 1932 में, और यहाँ के चित्रों की खोज की थी D.H. गार्डन ने 1936 में। इम्पॉर्टेंट गुफाएं हैं। इन गुफाओं को 5 पांडवों की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप चाहें तो कहीं पर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए ललित कला, बी मूर्ति कला, सी उपयोगी कला, डी काव्य कला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी उपयोगी कला। अप्लाइड आर्ट किसे कहते हैं? उपयोगी कला को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। नाथद्वारा किसका उपकेंद्र है? नाथद्वारा किसका उपकेंद्र है? ऑप्शन है इसके ए मारवाड़, बी हड़ौती, सी मेवाड़, डी ढूंढार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मेवाड़। नाथद्वारा किसका उपकेंद्र है? मेवाड़ का। और एक पॉइंट है जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एक स्थान पड़ता है शाहपुरा। शाहपुरा जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के अंतर्गत आता है। ये फर चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब फर चित्र क्या होते हैं? तो कपड़े पर जो वीर पुरुष होते हैं उनकी कहानियों का चित्रण किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? फर चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन यहाँ पर ए 49, बी 33, सी 8, डी 9। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। पहाड़गढ़ की खोज किसने की थी? पहाड़गढ़ की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इसके ए मनोरंजन घोष, बी डी.पी. द्वारिकेश, सी एफ फासेट, डी अमरनाथ दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डी.पी. द्वारिकेश। पहाड़गढ़ की खोज किसने की थी? डी.पी. द्वारिकेश ने की थी, और ये स्थान ग्वालियर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के अंतर्गत पड़ता है और आसान नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। यह कथन किसका है कि कला प्रकृति की अनुकृति है? कला प्रकृति की अनुकृति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है इसके ए हीगेल, बी अरस्तु, सी बॉमगार्टन, डी क्रोचे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बॉमगार्टन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। शेर का शिकार करते जहांगीर चित्र किसने चित्रित किया? शेर का शिकार करते जहांगीर चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन है इसके ए मनोहर, बी नादिर, सी विचित्र, डी दौलत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मनोहर, और ये चित्र जहांगीर के समय का है। मनोहर शिकार चित्र बनाने में निपुण कलाकार है, और इसके 2 ही चित्र हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो हो गया शिकार का, शेर का शिकार करते जहांगीर, जो मास्को संग्रहालय रूस में है, और दूसरा चित्र है इसका काला हिरण, जिसे मनसाराम हिरण भी कहते हैं, और ये चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन है इसके ए बागेश्वर, बी बराक घाटी, सी सिंधु घाटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी। सिंधु घाटी का एक स्थान है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, और इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि योगी की प्रतिमा, प्रीस्ट किंग, या फिर पुजारी की अवाक्ष प्रतिमा। और ये मूर्ति चूना पत्थर से बनी हुई है, सफ़ेद चूना पत्थर से बनी हुई है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइट लाइमस्टोन, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और इस मूर्ति ने एक शॉल ओढ़ रखी है जिसपे त्रिफुलिया अलंकरण बना हुआ है, यानी कि कुछ इस प्रकार से फूल बने हुए हैं जिसमें 3 पत्तियां, जिसे क्या कहते हैं? त्रिफुलिया अलंकरण। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि त्रिफुलिया अलंकरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है मूर्ति पर। ठीक है, तो वही ऑप्शन सही रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? ऑप्शन है इसके ए 1908, बी 1953, सी 1924, डी 1819। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1908। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में। और क्यूरेटर का नाम क्या था? तो नारायण एकनाथ। नारायण एकनाथ, इन्होंने ही सबसे पहले अजंता में क्यूरेटर का पद ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? ऑप्शन है इसके ए पंचमढ़ी, बी लिखुनिया, सी बेल्लारी, डी काली खोह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचमढ़ी। ध्यान रखिएगा, स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के चित्र माने गए हैं? तो पंचमढ़ी के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से चित्र बनते हैं। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से चित्र बनते हैं। ऑप्शन है इसके ए लकड़ी के पट्टे पर, बी दीवार की गीली सतह पर, सी कपड़े पर, डी कागज पर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दीवार की गीली सतह पर। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से चित्र बनते हैं दीवार की गीली सतह पर। और दूसरा एक है फ्रेस्को सेस्को। इसमें चित्र कहाँ पर बनते हैं? तो दीवार पर ही बनते हैं, लेकिन दीवार की सूखी सतह पर। जब प्लास्टर सूख जाता है तब चित्रकारी की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेस्को। और गीले प्लास्टर पर जो चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं फ्रेस्को ब्यूनो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। ऑप्शन है इसके ए वनस्पति से, बी खनिज पदार्थ से, सी संख्या से, डी सभी को मिलाकर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी संख्या से। संख्या की भस्म से अजंता के चित्रकारों ने पीले रंग का निर्माण किया था। देखिए, अजंता में बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो कौन सा रंग कैसे बनता था सबके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नीले रंग के बारे में। नीला रंग जो कि लेपिस लाजुली पत्थर से प्राप्त किया जाता था, और ये पत्थर अपने यहाँ नहीं पाया जाता था, बाहर से मंगाते थे। फारस या फिर ईरान से इस पत्थर को आयात किया जाता था भारत में, फिर इस पत्थर को पीस कर नीला रंग प्राप्त होता था। फिर आता है लाल रंग। लाल रंग हिरौंजी या फिर गेरू से बनता था, और सफ़ेद रंग खड़िया से बनाते थे। और यहाँ पर जो आप लोगों ने पढ़ा है पीला रंग, जो कि संख्या की भस्म से बनता था, ये नॉर्मल पीला रंग नहीं है, ये चमकदार पीला रंग है। नॉर्मल पीला रंग रामरज से बनाया जाता था, रामरज पत्थर से। और हरा रंग टेरावट पत्थर से प्राप्त करते थे। तो सभी रंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है, किस शैली की आकृतियाँ वायु रोग से ग्रसित दिखाई पड़ती हैं? किस शैली की आकृतियाँ वायु रोग से ग्रसित दिखाई पड़ती हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए पाल शैली, बी अजंता, सी एलोरा, डी अभ्रंश शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी अभ्रंश शैली। ध्यान रखिएगा, अभ्रंश शैली का और भी एक नाम है जैन शैली। तो अभ्रंश की जगह पर जैन शैली लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहाँ पर ए रुमालों के लिए, बी पटचित्र, सी लघु चित्र, डी कांच पर बने चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रुमालों का कार्य। चंबा रुमालों के कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ये पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए जेसी फ्रेंच, बी आनंद कुमार स्वामी, सी पर्सी ब्राउन, डी किशोरी लाल वैद्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसने लिखी? जेसी फ्रेंच ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? ऑप्शन है इसके ए कांगड़ा, बी गुलेर, सी बसोली, डी किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बसोली शैली। रसमंजरी का चित्रण बसोली शैली के अंतर्गत किया गया है, और इसके चित्रकार कौन हैं? तो देवीदास। देवीदास ने ही रसमंजरी का चित्रण बसोली शैली में किया है, और इसके लेखक हैं भानुदत्त, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। अजंता के गुफा चित्रों का माध्यम है। अजंता के गुफा चित्रों का माध्यम है।
ऑप्शन है इसके ए टेम्परा, बी तैल रंग, सी पेस्टल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टेम्परा। अजंता के गुफा चित्र किस माध्यम में बने हैं? तो टेम्परा तकनीकी में बनाए गए हैं और टेम्परा तकनीकी सबसे पुरानी टेक्निक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी टेक्निक कौन सी है? टेम्परा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। ऑप्शन इसके ए हल्के रंग, बी सपाट, सी जल रंग, डी पेस्टल रंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सपाट। ईरानी चित्रों में कैसे रंग लगते थे? तो सपाट रंग लगाए जाते थे। और सबसे पहले हाशिया चित्रण की जो शुरुआत थी वो कहाँ से की गई? ईरानी शैली से। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि हाशिया चित्रण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ईरानी चित्रकला से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। ऑप्शन है इसके ए प्रागैतिहासिक, बी अजंता शैली, सी अभ्रंश शैली, डी बंगाल शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अपभ्रंश शैली। राजस्थानी शैली का जन्म कैसे होता है? अपभ्रंश शैली और राजस्थानी की लोक कला, इन दोनों शैलियों के मिश्रण से राजस्थानी शैली का जन्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। राजपूत शैली किसका मिश्रित नाम है? राजपूत शैली किसका मिश्रित नाम है? ऑप्शन यहाँ पर ए राजस्थानी मुगल, बी अपभ्रंश किशनगढ़, सी राजस्थानी पहाड़ी, डी जयपुर ईरानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थानी और पहाड़ी, क्योंकि दोनों ही जगहों पर राजपूत राजा थे और इन्हीं राजाओं के अंडर में ही ये शैलियाँ चली हैं। तो इसीलिए राजपूत शैली राजस्थानी और पहाड़ी दोनों शैलियों का मिश्रित नाम है। ए.के. स्वामी ने तो पुस्तक भी लिखी है राजपूत पेंटिंग, जिसमें राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली दोनों के बारे में उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। विरहिणी रमणी चित्र किस गुफा से संबंधित है? विरहिणी रमणी चित्र किस गुफा से संबंधित है? ऑप्शन है इसके ए अजंता, बी बादामी, सी एलोरा, डी बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बादामी। विरहिणी रमणी का चित्र किस गुफा से मिला है? तो बादामी से मिला है। बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में बीजापुर जिले में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है आईहोल। तो आईहोल नामक स्थान पर ये गुफाएं स्थित हैं और इन गुफाओं की खोज 1935 में स्टेला क्रैमरिस ने की थी। यहाँ पर गुफाओं की कुल संख्या 4 है, जिनमें से पहली गुफा शैव धर्म से है, दूसरी तीसरी वैष्णव से है और चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27। टेढ़ी सिंह की सभी नामक चित्र किस शैली का है? टेढ़ी सिंह की सभी नामक चित्र किस शैली का है? ऑप्शन यहाँ पर ए कुल्लू, बी मंडी, सी जम्मू, डी कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू। टेढ़ी सिंह की सभी नामक चित्र कहाँ का है? ये कुल्लू शैली का है और कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जेसी फ्रेंच को। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28। नौरंग पाल तथा सोनामतासी नामक चित्रकार किस शैली के हैं? नौरंग पाल तथा सोनामतासी नामक चित्र किस शैली के हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए रुहेला शैली, बी सिख शैली, सी पुंछ शैली, डी थंका शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी थंका शैली। नौरंग पाल और सोनामतासी नामक चित्र थंका शैली से संबंधित हैं। इसे थंका शैली या फिर तनखा शैली भी कहते हैं और ये प्रमुख रूप से तिब्बत के एरिया में चली है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? ऑप्शन यहाँ पर ए 8, बी 35, सी 9, डी 12। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 9। चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? तो 9 अध्याय में विभक्त है और इसके रचनाकार हैं नारायण मुनि। चित्र सूत्र के रचनाकार कौन है? नारायण मुनि। और ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत ही आता है। चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत ही आता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार हैं मार्कंडेय मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30। मैना व स्त्री चांद बीबी चौगान खेलते हुए चित्र कहाँ चित्रित हुआ?
मैना व स्त्री और चांद बीबी चौगान खेलते हुए चित्र कहाँ चित्रित हुआ? ऑप्शन है इसके ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी गोलकुंडा। ये दोनों चित्र कहाँ के हैं? गोलकुंडा के। और चांद बीबी चौगान खेलते हुए, इसे इंग्लिश में कहते हैं चांद बेबी प्लेइंग पोलो। ध्यान रखिएगा, चांद बेबी प्लेइंग पोलो भी कहते हैं, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और जो पहला वाला चित्र है मैना व स्त्री, ये चित्र चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। इनमें से किसने घोड़मंगर में स्थित गैंडे के आखेट का चित्र प्रकाशित किया? इनमें से किसने घोड़मंगर में स्थित गैंडे के आखेट का चित्र प्रकाशित किया? ऑप्शन यहाँ पर ए कॉकबर्न, बी कार्लाइल, सी ब्रूसफुट, डी कनिंघम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कॉकबर्न। घोड़मंगर में स्थित गैंडे की आखेट का दृश्य किसने प्रकाशित किया? कॉकबर्न ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। तिलक मंजरी के लेखक कौन हैं? तिलक मंजरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए धनपाल, बी राजा भोज, सी भानुदत्त, डी क्षेमेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए धनपाल। तिलक मंजरी के लेखक कौन है? धनपाल। और रस मंजरी के लेखक कौन है? तो भानुदत्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33। 10 कुमार चरित के लेखक कौन हैं? 10 कुमार चरित के लेखक कौन हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए हर्षवर्धन, बी दांडी, सी बाण भट्ट, डी अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दांडी। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? दांडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 34। भीमबेटका की खोज कब हुई? भीमबेटका की खोज कब हुई? ऑप्शन है इसके ए 1958, बी 1995, सी 1952, डी 1951। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 1958। भीमबेटका की खोज 1958 में हुई थी। और किसने की थी? तो उज्जैन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिसका नाम है वीएस वाकड़कर। पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो इन्होंने ही जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनकी खोज की थी। और प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो भीमबेटका को ही माना गया है। प्रागैतिहासिक काल का संसार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? भीमबेटका। और ये भीमबेटका नामक पहाड़ी पर ही स्थित है। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं हैं, जिनमें से केवल 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका को यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35। हमजानामा में कुल कितने चित्र बने हैं? हमजानामा में कुल कितने चित्र बने हैं? ऑप्शन है इसके ए 2500, बी 2400, सी 2300, डी 2000। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 2400। हमजानामा में कितने चित्र हैं? 2400 चित्र इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 36। बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं? बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए एम.एस. रंधावा, बी एन.सी. मेहता, सी ओ.सी. गांगुली, डी जे.सी. फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए एम.एस. रंधावा। बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम.एस. रंधावा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37। नरगिस का पुष्प किस चित्रकार ने बनाया? नरगिस का पुष्प किस चित्रकार ने बनाया? ऑप्शन यहाँ पर ए मंसूर, बी मोहम्मद नादिर, सी आकारिजा, डी बसावन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद नादिर। नरगिस का पुष्प नामक चित्र किसने बनाया? मोहम्मद नादिर ने। और ये जहांगीर कालीन चित्रकार है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये पेड़ पौधों तथा पुष्पों को चित्रित करने में माहिर कलाकार था। और नरगिस का पुष्प जो चित्र है ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन है इसके ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी शांतिनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। और महावीर स्वामी ये 24वें जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39।
हिंडोला राग रागिनी पटहंसिका नामक चित्र किस शैली का है? हिंडोला राग व रागिनी पटहंसिका नामक चित्र किस शैली का है? ऑप्शन यहाँ पर ए पहाड़ी, बी मुगल, सी दक्षिणी, डी राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी शैली। ये दोनों चित्र कहाँ के हैं? दक्षिणी शैली के हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 40। बसोली शैली के संरक्षक राजा कौन हैं? बसोली शैली के संरक्षक राजा कौन हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए उम्मेद सिंह, बी रणजीत सिंह, सी प्रीतम सिंह, डी कृपाल पाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कृपाल पाल। बसोली शैली के संरक्षक राजा कौन हैं? कृपाल पाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। अजारा की ओबरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाए? अजारा की ओबरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाए? ऑप्शन यहाँ पर ए चौखा, बी कमला, सी बैजनाथ, डी बगता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चौखा। अजारा की ओबरी और मोती महल में भित्ति चित्र किसने बनाए? चौखा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। नारी का सुंदर अंकन किस शैली में हुआ है? नारी का सुंदर अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर ए मुगल, बी राजस्थानी, सी पहाड़ी, डी जैन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पहाड़ी शैली। नारी का सबसे अच्छा अंकन पहाड़ी शैली में किया गया है और पहाड़ी शैली को नारी सुषमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। मोर, चकोर, नीलकंठ व तिब्बती कौवे का अंकन किस शैली की विशेषता है? मोर, चकोर, नीलकंठ व तिब्बती कौवे का अंकन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन यहाँ पर ए गुलेर, बी बसोहली, सी चंबा, डी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी गढ़वाल शैली। मोर, चकोर, नीलकंठ और तिब्बती कौवे का अंकन गढ़वाल शैली के अंतर्गत किया गया है। गढ़वाल शैली की खोज मुकुंदीलाल बैरिस्टर ने की थी और यहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार है मोलाराम। इसी के समय गढ़वाल शैली का जन्मोत्कर्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन यहाँ पर ए अमीर हमजा, बी चंगेजनामा, सी अय्यारे दानिश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अय्यारे दानिश। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अय्यारे दानिश नाम से अबुल फजल ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है इसके ए सांची, बी वैशाली, डी सारनाथ और सी सारनाथ, डी बोधगया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? ऑप्शन है इसके ए कोल्डी हवा, बी मेहरगढ़, सी इलाहाबाद, डी पल्लावरम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। कृषि संबंधित सबसे पहला उदाहरण कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर चित्र बनाया। बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर यह चित्र किसने बनाया? ऑप्शन यहाँ पर ए बेहजाद, बी बिशनदास, सी मंसूर, डी आकारेजा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मंसूर। बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर ये चित्र किसका है? मंसूर का है और मंसूर जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 48। कैलाश मंदिर के चित्रों की छवियां हैं। कैलाश मंदिर के चित्रों की छवियां हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए देवी काली, बी सचित्र कल्पसूत्र, सी बुद्धिस्ट जातक, डी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। ये चित्र कहाँ बना हुआ है? एलोरा के कैलाश मंदिर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए मानव आकृति, बी मछली, सी हाथी, डी नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य।
ये एलोरा की गुफाओं में देखने को नहीं मिलता है। और बाकी की चीज़ें जो हैं मानव आकृति, मछली, हाथी, ये सभी चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 50, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सतपुड़ा की पहाड़ियों में, बी विंध्याचल की पहाड़ियों में, सी गंधमार्दन की पहाड़ियों में, डी छोटा नागपुर पठार में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विंध्याचल की पहाड़ियों में एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है भीमबेटका। तो ये गुफाएं भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कुल 50 प्रश्न सॉल्व किए हैं और सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विज़िट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।